लर्निंग मार्केट में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे, मिड कैप निफ्टी का भी डिस्कस कर लेंगे, फिर निफ्टी का भी कर लेंगे, बिकॉज कल सबकी एक्सपायरी एक साथ है, तो डिस्कशन जरूरी भी है उसका और काफ़ी कुछ रहेगा और भी डिस्कस करने को। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज मार्केट में हुआ क्या कि सब कुछ पॉजिटिव था। बैंक्स में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा था, मेनली ड्रिवन बाय एक्सिस बैंक, क्योंकि एज पर हमारे मीडिया चैनल्स उसके रिजल्ट्स एक्सेप्शनल आए थे। क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बोला था कि जैसे रिजल्ट्स आए देख के लग नहीं रहा है, और मैंने सुबह वॉइस नोट में ये बोला कि जैसे रिजल्ट्स आए देख के लग नहीं रहा है। रिलायंस बिकॉज ऑयल वगैरह कुछ चल रहा है, कहानी तो पॉजिटिव तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा टुवर्ड्स एंड जाते जाते थोड़ा सा पॉजिटिव होकर बंद हुआ है। तो चलो ठीक है, उसके भी रिजल्ट्स का रिफ्लेक्शन उस तरीके से नहीं किया जैसा करना चाहिए था, बट ठीक है चलो स्टार्ट हुआ कहानी। कल मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि जो लेवल पे प्रीमियम्स हैं खुलते ही पहले प्रीमियम टूटेंगे, एंड मार्केट अगर साइडवेज हो जाएगा ना तो प्रीमियम डिके होकर खाने का ज़्यादा चांस है। तो मैंने ये चीज़ कल की वीडियो में समझाई भी थी क्लियरली। हाँ ये बात अलग है, कल की वीडियो 40 मिनट लंबी थी, 40 मिनट तक कितने लोगों ने सुना होगा क्या ही पता, लेकिन ठीक है जितने लोगों ने सुना होगा ये चीज़ मैंने क्लियरली बताई थी कि देख के ये लग रहा है कि जिन लेवल्स पे मार्केट है, अगर मार्केट एक बार ऊपर या नीचे जहां खोलना है खोल दे, उसके बाद वहां पे साइडवेज हो जाए ना, तो थीटा डिके में ज़्यादा पॉइंट्स है टू गेन रादर देन कोई मूवमेंट देके गेन होने का। तो ये एक चीज हुई। अब दुनिया भर में अभी क्या चल रहा है कि भाई पी स्टॉक का क्या हुआ, तो अभी ईरान वाले चले गए हैं रशिया कि इस वॉर में आगे क्या करना है उनसे डिस्कस करने। देखिए रशिया का कैसा है ना कि रशिया ऑलरेडी फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ, तो एक फ्रंट पे वो परेशान है, वो वेपन्स वगैरह सप्लाई वगैरह वो दे पा रहा है। मैं आपको रीजन बताता हूँ। अच्छा हाँ, ये सब ना जो ज्ञान की बातें हैं ना, अगर किसी को नहीं अच्छी लगती है तो आप स्किप कर लिया करिए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मार्केट डिस्कशन होता है। बट जो जो चीज़ दुनिया में चल रही है ना वो मैं बता देता हूँ आपको। तो हुआ क्या कि रशिया का ना कैसा था कि उनकी इकोनॉमी कोई बहुत ज़्यादा वो अच्छा नहीं कर रही थी। वो एक समय पे नेट इम्पोर्टर ही हुआ करते थे ग्लोबली, अगर देखा जाए तो वो बिफोर दिस वॉर वो नेट इम्पोर्टर हुआ करते थे। बट ऐसा ये हुआ कि बिकॉज ऑफ वॉर, पहला तो सैंक्शंस का, दूसरा कोई उनको बेच नहीं रहा था कुछ, तो उसके कारण क्या सब कुछ उनको इन हाउस बनाना पड़ गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी इकोनॉमी जो लोग सोचे थे कि खत्म हो जाएगी वो स्टेबल होने लग गई रहता, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलने लगा, इंटरनल कंजम्पशन बढ़ा, इंटरनल स्टेबलाइजेशन बढ़ गया, करेंसी स्टेबल हो गई, और बहुत कुछ चीजें उनको इंटरनली बेनिफिट हुई बिकॉज ऑफ दिस वॉर। यस वॉर में पैसा उनका ड्रेन हो रहा है, पैसे रोज जल रहे हैं, वो बात अलग है, बट वो तो बिना प्रोडक्शन किए भी होता, वो लॉस उनका बिना उसके भी होता। लेकिन उससे ये फायदा होगा कि वहां के यूथ को एम्प्लॉयमेंट एक मिल गया, बिकॉज वॉर से मशीन बनाना और ये सब चीज़ों में उनका वो रिसोर्सेज गया, प्लस उनकी इकोनॉमी थोड़ा बहुत ना सेल्फ रिलायंट होने लग गई। तो ये उनको एक एडवांटेज हो गया। जो फॉरेन कॉर्पोरेशंस थे लाइक मैकडोनल्ड्स, लाइक पेप्सी एंड ऑल, उनके सब के एज इट इज शॉप्स वहां आज भी हैं, बस नाम चेंज हो गया। तो इसका मतलब हुआ क्या, चला वो वहीं के लोग रहे हैं, पैसे जो रॉयल्टी के नाम पे या इनकम के नाम पे बाहर ट्रांसफर होते वो अब ट्रांसफर होना बंद हो गए। तो उससे हुआ क्या कि उनकी इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनेबल हो गई। अब वो क्या फंसे हुए हैं, अपने वॉर में फंसे हुए हैं ना, वो रेडी है वेपन बेचने को ईरान को, बट ईरान भी खरीदेगा कहां से। अब ईरान के ऑफर करने को सिर्फ ऑयल है, और ऑयल तो रशिया के पास भी है। तो प्रॉब्लम यही हो गया है कि अगर बिजनेस टर्म्स में बात करें तो कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए रशिया भी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा है इनकी। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर दोस्त है मदद करता है एंड ऑल, दोस्त को आप मदद तब करते हो जब आपको लगता है कि यस ये दोस्त मेरे बराबर का है या मेरे काम का है। ये हार्श रियलिटी है आज के दुनिया का। यस नो डाउट एक या दोस्त दोस्त ऐसे होते हैं जो हर सिचुएशन में खड़े रहते हैं, सारे दोस्त इंडिया की तरह तो नहीं होते हैं, बट बहुत सारे दोस्त होते हैं जो खड़े रहते हैं हर सिचुएशन। जैसे हमेशा रशिया खड़ा रहता था इंडिया के लिए हमेशा, बट इंडिया नहीं खड़ा रहा रशिया के लिए हमेशा। तो ठीक है, आज भी जितने चीजों का वेटो वगैरह होता है, पाकिस्तान ने जो मोशन भी ऑपरेशन सिंदूर का रन किया था
यूएन में, और फिर इंडिया ने भी जो रन किया था, तो इंडिया ने जो रन किया था उसको चाइना ने ब्लॉक किया था, और सॉरी इंडिया ने जो रन किया था उसको चाइना ने ब्लॉक किया था, पाकिस्तान ने जो रन किया था उसको रशिया ने ब्लॉक कर दिया था वेटो पावर यूज करके। सेम ऑपरेशन सेम चीज, और दोनों चाइना और रशिया भी अलाई हैं, लेकिन क्या है कि दोनों में किसी के अगेंस्ट कुछ होने नहीं देना, क्योंकि दोनों ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। तो ये दुनिया में इस तरीके से चलता है। तो सेम रिलेशन के कारण ईरान भी गया है कैस्पियन सी के थ्रू। रशिया ने बहुत हेल्प किया है ऑलरेडी ईरान को, तभी ईरान अभी टिका भी हुआ है वॉर में। अब ईरान आगे का स्ट्रेटजी के लिए उनके पास गया है जस्ट टू शोकेस यूएस कि भाई देखो हमारे पास और भी पार्टनर्स हैं दुनिया में। जबकि यूएस को भी पता है कि कोई कुछ उसका डायरेक्ट मदद नहीं करने वाला, उसको पता है। यूएस का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एम रशिया है ही नहीं, क्योंकि उसको यूक्रेन से डिस्टर्ब कर देगा। यूएस का क्लियर कट एम अभी चाइना को डिस्टर्ब करना है। उसने वेनेजुएला भी चाइना के कारण ही टैकल करने की कोशिश करी, और वो अभी ईरान को भी चाइना के कारण ही परेशान कर रहा है। वो जो ब्लॉकेड वगैरह भी यूएस लगा के रखा है, उसका ये एम नहीं है कि वहां ट्रेड डिस्टर्बेंस हो, उसका ये एम है कि चाइना का ब्लॉकेड हो। और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो बोला जाता है, जहां से सुएज कैनाल वाला जो रूट है, यूएस खुद चाहता है कि ये और एस्केलेट हो और सुएज कैनाल वाला रूट बंद हो, जिससे चाइना क्या है दुनिया में जो सप्लाई करता है ना अपने प्रोडक्ट्स का, वो खत्म हो उसका। और उसके बाद अगर प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए कोई कंट्रीज ही नहीं बचेंगी तो वो बेचेगा कहां पे? क्योंकि उसी के सामान सब यूरोप जाते हैं, यूएस जाते हैं उसी रूट से। जाने का वो अफ्रीका के नीचे से भी जा सकते हैं, बट वो शिपिंग रूट डिस्टर्बेंस में कॉस्ट भी एस्केलेशन होता है ना। तो चाइना के पास जो प्राइसिंग एडवांटेज है उसको यूएस डिस्टर्ब करना चाहता है। अगर वो उसको कर लिया तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर कहानी अलग ही है। और यही सब चीजों को देखते हुए यूएस के जो टेक स्टॉक्स है ना, वो रॉकेट पे रॉकेट किए जा रहे हैं। जैसे इंडियन मार्केट में क्या गैप अप गैप डाउन में अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, यूएस के जो स्टॉक्स वगैरह है वहां पे जब भी ट्रेड हो, लेकिन इंडियन जो ब्रोकर्स अभी हो गए क्रिप्टो वाले, तो आप कॉइन डीसेक्स पे, डेल्टा पे, कॉइन स्विच पे, तीनों पे ही यूएस के फ्यूचर्स, नैस्डैक, एसएनपी भी और स्टॉक्स के भी फ्यूचर्स भी आप वहां डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। उससे फायदा क्या हो जाता है आपको? उससे फायदा ये हो जाता है कि एटलीस्ट जिस मार्केट में मूवमेंट है, जिस मार्केट के समय आप एक्टिव हो, जैसे आप ऑफिस से घर पहुंच गए, शाम को 7-8 बजे बैठ के अपना आप काम कर सकते हो, तो ये सब चीजों का हेल्प वहां पे हो रहा है। ठीक है, और वो चीजें एक्टिव है वहां पे, आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कभी कभी मैं अपडेट भी देते रहता हूं, तो वो भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो यूएस मार्केट्स में ना क्या है कि उनके जो फ्यूचर्स है नैस्डैक के और एसएनपी के ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। अब मार्केट को ये फियर बना हुआ है कि ये ऑल टाइम हाई पे तो चल रहे हैं, बट क्या ये सस्टेनेबल है? क्योंकि अभी तो जो वॉर का इफेक्ट है वो डायरेक्ट यूएस पे नहीं आ रहा है, बट आगे चल के तो आएगा। प्लस यूएस खुद के लिए भी डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज यूज करना चालू कर चुका है। जैसे मिथॉस एआई के बारे में जो मैंने एक रील भी डाली, तो वो बेसिकली क्या है, वो एआई उन्होंने फाइंड ही किया है कि साइबर सिक्योरिटी से कैसे बचना है, तो इसलिए वो हर एप्लीकेशन में जाएगा, बग खोज के निकालेगा। बट वो एआई इतना एडवांस्ड है कि वो बग को खोज के उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। यानी कि अगर साइबर वॉरफेयर में उसको यूज करना है तो उसको यूज किया जा सकता है। नाउ पॉइंट इज कि एआई का कमांड किसी के हाथ में, आप अभी कह रहे हो कि एआई का कमांड किसी के हाथ में है, ठीक है, तो जिसके हाथ में कमांड है क्या वो करप्ट अगर नहीं हुआ तो क्या गारंटी है? और अगर वो करप्ट ना भी हो, क्या पता एआई इतना खुद से लर्निंग डेवलप कर ले, जो जिसको जनरेटिव एआई बोलते हैं, कि खुद से अपने कमांड्स को जनरेट करने लग जाए, तो ये कहां से निकल के आएगा फिर? काफी लोगों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया कि नहीं सर ऐसा नहीं है कि इस तरीके का होगा, उस तरीके का होगा। बट अगर ऐसा नहीं होता ना, तो यूएस के सारे बैंक्स ना ये मिथॉस के अगेंस्ट नहीं चले गए होते, और सीधा वो उन्होंने यूएस फेड के थ्रू प्रेशर नहीं डलवा दिया होता एंथ्रोपिक पे कि भाई तुम इसको लॉन्च ही मत करो। कुछ तो उनको भी दिखा होगा ना कि कहीं ना कोई तो फाइनेंशियल सिस्टम में रिस्क खड़ा कर रहा है ये एआई ऐप, तभी तो वो यूएस फेड को इन्वॉल्व करके उन्होंने डायरेक्ट उसको ब्लॉक करवाया। नहीं तो क्या था, अगर साइबर सिक्योरिटी के लिए था तो सब यूज करते उसको, सब इंजॉय करते, तो वो चीज तो हुई नहीं है एक्चुअली में। यही डिफरेंस है, यही समझना पड़ेगा कि वो है किस चीज के लिए।
एनीवेज, आते हैं अपने डिस्कशन पे। क्या रहेगा अपना डिस्कशन आज के लिए, पहले देख लेते हैं आज का हमारा डिस्कशन था क्या चीज़ का। रुकिए पहले ओपन कर लें। हाँ ठीक है, चलिए सब ठीक ही है। मैंने एक वॉइस नोट डाला था सुबह, फिर मैंने लिखा मिथॉस इज कमिंग, फिर ये रेंज दिया था कि ये रेंज के बाहर ही लुक फॉर एनी ट्रेड। अब बैंक निफ्टी इसके नीचे गिरा, बट निफ्टी इसी रेंज के अंदर ही रहा और 980 के आसपास ही लो भी अपना लगाया, और उसके बाद वापस वहां से बाउंस करके ऊपर अच्छा खासा आ गया। ठीक है, फिर मैंने एक जोकर का सिंबल डाला था कि कुछ तो हो ही नहीं रहा है। फिर ये बंगाल इलेक्शन मैंने डाला कि दिन में 3 बार तो हवा बदल रही है, अभी देखेंगे आप तो वापस से हवा बदल गई है। तो रोज हवा बदल ही रही है, और क्रिप्टो में भी यही हुआ, ऐसे इतना शूट करके ऊपर गया, इतना फास्ट नीचे गिरा। पूरा रीजन मैं फाइंड करते रह गया, क्यों गिरा क्यों गिरा क्यों गिरा, कहीं कुछ रीजन नहीं मिल रहा। नहीं होता कि ऊपर से डंपिंग आ गई, वो वाला हिसाब हो गया कि ऊपर से डंपिंग आ गई। तो था आज मार्केट भी यही काम किया, ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल के बाद आपको ठीक ठाक मार्केट ने मूवमेंट दिया, फिर 25,480 वाला जो रेंज हमने कल डिस्कस किया था उसी रेंज के आसपास रहा। अब पूरा टाइम इधर ही की तरफ टाइम पास करके खत्म कर दिया। कल यही चीज मैंने डिस्कस भी करी थी कि भाई अगर ये इधर ही रहा ना तो वो क्या करेगा, साइडवेज करके प्रीमियम डीके खाने में उसको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सेम चीज आपका निफ्टी बैंक का था, खुला ऊपर की तरफ अच्छा खासा डिक्लाइन दिया, फिर उसके बाद बाउंस किया, फिर साइडवेज होकर खत्म कर दिया। बट कल इसका देखेंगे, कल इसका क्या रहता है, क्योंकि इसके जो पोजीशन स्टैक्ड है ना वो बहुत अजीब तरह के बने हुए हैं। आज आईटी में थोड़ा सा पुश आया ऊपर की तरफ, लॉजिकली नहीं आना चाहिए था बट आ गया, चलो कोई बात। सबसे स्ट्रांग क्या था, मिड कैप था। एक बार इसे 780 के ऊपर ओपनिंग दी और उसके बाद वो ऊपर ही चलते रहा थ्रू आउट, तो रुका ही नहीं। ठीक है, अब जैसा रहेगा देखा जाएगा कल के लिए। ठीक है, आते हैं कि कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा, क्या लेवल्स रहेंगे एंड ऑल दैट। बट उसके पहले ना क्रिप्टो के जो मार्केट अभी लाइव हैं उनके लेवल्स बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्रिप्टो का लेवल लाइव चल रहा है। तो अगर हम इसकी बात कर ले बिटकॉइन की, तो मार्क करके रखिएगा इसमें 78,000 का लेवल, एंड डाउन साइड में मार्केट ने खुद ही अपना सपोर्ट बना दिया है 77,500 पे। ठीक है, तो या तो 77,500 मार्केट तोड़े या 78,000 तोड़े। 78,000 के ऊपर निकलता है तो 78,900 79,000 तक जहां कल मूवमेंट दिया था मार्केट, तो 79,000 तक, एंड उसके ऊपर 79,600 तक का इजी मूव बनता है। ठीक है, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी कारण से मार्केट 77,500 का लेवल तोड़ता है ना तो 76,700 फर्स्ट सपोर्ट है, उसके बाद नीचे सीधा 75,800 पे सपोर्ट है। और किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक, पॉइंट डीसेक्स का लिंक, कॉइन स्विच का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको जिसमें ट्रेड करना है करिए। तीनों के तीनों अच्छे एक्सचेंजेस हैं, तीनों पे ट्रेड आप कर सकते हैं। कॉइन स्विच आपके लिए ऑफर ये लेके आया है कि मेरे रेफरल लिंक से जो भी अभी अकाउंट ओपन करेगा उसका 1 मंथ 50% फीस ऑफ रहेगा। क्रिप्टो में सबसे ज्यादा पेन पॉइंट फीस वाला है। पॉइंट डी6 में ऑफर ये चल रहा है कि वहां पे ना उनका एक ग्रेट यूएस फेस्टिवल चल रहा है, यूएस अर्निंग फेस्टिवल चल रहा है। तो यूएस स्टॉक्स वगैरह जो ट्रेड करेगा उनको अवार्ड वगैरह जीतने का चांसेस है, जैसे आईफोन जीत सकते हैं और भी 2-3 अवार्ड्स वगैरह जीतने का चांस है। और एक गोल्ड रश चल रहा है इवेंट कॉइन स्विच प्रो पे। तो गोल्ड रश में क्या चीज़ है कि अगर जो गोल्ड वगैरह पे ट्रेड करते हैं हाईएस्ट वॉल्यूम वालों को गोल्ड रश ट्रेडिंग में वो आपको एक बेनिफिट दे देंगे कि आपको एक फी का कूपन या समथिंग वो आपको देने वाले एक अच्छा खासा अमाउंट का। तो जो जैसा रैंक रहेगा उसके हिसाब से मिलेगा। इसे मार्क क्या करके रखना है, 4680 का लेवल नीचे में एंड ऊपर में 4700 का लेवल, दोनों रेंज को टूटने दीजिए। गोल्ड में जिस रेंज में ब्रेकआउट आएगा या तो 4680 के नीचे टूट जाए या 4700 के ऊपर टूट जाए, जिस साइड टूटेगा अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। अगर हम इसी को क्रूड का देख लें एक बार, तो मैं बाकी क्रिप्टोज पे आता हूँ बट पहले ये दोनों का एक बार देख लेते हैं। क्रूड का अगर हम देखें तो देखिए ऊपर से डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 95 के नीचे अगर टिका रहता है ना तो नेगेटिव बायस ही है इसमें। 96 के ऊपर अगर है ना तो ही बुलिशनेस कुछ आएगा। 2-3 दिन से ऊपर आके बैठा हुआ है। मेरा मानना ये है कि 95 के नीचे रहेगा तो ही कोई नेगेटिविटी है। अगर 95 के ऊपर है तो नेगेटिविटी मत खोजिए। 96 से ऊपर फिर से बुलिश ब्रेकआउट आ सकता है जो 105-106 तक ले गया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब यूएस स्टॉक्स वगैरह पे भी आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आपको कहाँ ट्रेड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें एथीरियम में कैसा है ना, एथीरियम में मेरे हिसाब से
मेरा तो देखिए करंट 2300 का मेरा एसएल है, ठीक है। यहाँ से मेरे को एक बुलिश मूव दिखता है एटलीस्ट टिल 2350 2360, बट अगेन एसएल भी स्ट्रिक्ट ही है। 2300 के नीचे अगर जाता है ना तो 2280 एंड उसके बाद 2240 तक का डोर ओपन हो जाएगा। बट अपसाइड में 2320 के आसपास जहाँ पे है, लग रहा है कि यहाँ से एक बुलिश अपसाइड मूव छोटा सा देगा मार्केट। अगर रिट्रेस करना है तो 2350 टू 60 के रेंज में जाके वहां से रिट्रेस कर सकता है, तो ये ध्यान अपने को रखना होगा, ठीक है। सोलाना समहाउ 86 के ऊपर आएगा तभी बुलिशनेस लीजिएगा इसमें, और उसके पहले बुलिशनेस लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसके RWA टोकन देख लेते हैं। RWA का मतलब हो गया रियल वर्ल्ड एसेट्स, ठीक है। तो इसमें भी गोल्ड सिल्वर सब कुछ है, XAUT वगैरह सब कुछ है। गूगल अल्फाबेट मेटा सब के सारे स्टॉक्स भी हैं जो आपको ट्रेड करना हो। 25x लेवरेज वगैरह सब मिल रहा है। नैस्डैक का QQQ जो उसका ETF है वो भी यहाँ पे अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग है। QQQ का अगर लेवल देखना है, नैस्डैक का लेवल नहीं है ये, QQQ का लेवल है 664 के नीचे जब तक नहीं आता नेगेटिव बायस मत लीजिएगा। नैस्डैक का एक्चुअल लेवल तो बहुत ऊपर चल रहा है, बट मैं बता रहा हूँ QQQ का लेवल जब तक 664 के नीचे नहीं जाए नेगेटिव बायस मत लीजिएगा, ठीक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग डेल्टा CoinDesk CoinSwitch का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। अच्छा, काफी लोग पूछ रहे थे इस ग्रुप का क्या हो गया, इस ग्रुप का क्या करना है, लेमन में नहीं अकाउंट ओपन करना है तो तरीका क्या है। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक है। कॉस्मोफीड वाला जो लिंक रहता है उसके थ्रू आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, आज 50% ऑफ वहाँ कर देता हूँ एनुअल प्लान पे, तो एनुअल प्लान पे 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। आराम से 1 साल के लिए ज्वाइन करिए, यूज करिए, उसको यूज करना है तो, ठीक है। चलिए आते हैं इंडियन मार्केट के लेवल्स पे। बट हाँ, मेरा चैनल सर्च मत करिए क्योंकि सर्च करके कहीं मिलेगा नहीं। जो मिलेगा फेक चैनल मिलेगा, वो आपको 50,000 1 लाख 2 लाख करके लूटेगा, ठीक है। वहां पे नॉमिनल चार्ज है 1000 1500 शायद चार्ज होगा, वो अपना पे करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और नहीं तो जिन्होंने लेमन में अकाउंट ओपन करा है, देखिए लेमन का मेल जो भी भेज रहा है प्लीज अपना मोबाइल नंबर भी भेजा करिए, ठीक है। आपने अगर FNO ट्रेड कर लिया है और मोबाइल नंबर भेजा होगा, टीम ने आपको लिंक जरूर दिया होगा। मोबाइल नंबर अगर आप नहीं भेजेंगे ना तो टीम कहां से लिंक दे पाएगी। मेल पे ही लिंक देगी लेकिन मोबाइल नंबर से ही चेक होगा वो, ये ध्यान रखिएगा। आते हैं कल के लिए लेवल्स पे, ठीक है। ऑप्शन चेन पहले देख लेते हैं क्योंकि कल एक्सपायरी रहेगी मंथली, तो ऑप्शन चेन जरूरी है। अब देखिए 24,100 मार्केट है, 106 एंड 1 और 80 पॉइंट्स। कल मैंने यही चीज कहा था कि 150 पॉइंट के आसपास दिख रहा है, वही प्रीमियम बहुत शार्पली मेल्ट होना है। अभी सेम चीज अभी दिखाई दे रही है आपको, राइट। 24,100 पे वो है मार्केट, 92 पे स्पॉट है, फिर भी फ्यूचर जो दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, वो दिख रहा है 24,000 25 26 पे दिखाई दे रहा है, यानी 24,130 पकड़ लेते हैं हम, तो 40 पॉइंट फ्यूचर पॉजिटिव में है। अभी पॉजिटिव फ्यूचर को खाने के लिए क्या करना पड़ता है मार्केट को, 2 तरीका है, या तो मार्केट शार्पली गिर जाए या मार्केट स्पॉट में थोड़ा सा ऊपर जाए बट फ्यूचर वहीं का वहीं फ्लैट हो जाए। दोनों केस में ऑप्शन बायर का प्रीमियम जाना ही जाना है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आता है तो कल इंडेक्स आपको थोड़ा सा पॉजिटिव दिखेगा, उसके बाद पूरा ठीठा ठीठी ये लोग करेंगे, फिर 2 बजे का जो मूवमेंट देना होगा देंगे। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया तो फिर कोई बुलिश मोमेंटम आ सकता है, लेकिन उसमें भी वही होगा, कॉल का प्रीमियम थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम बढ़ेगा। बट कोई नेगेटिव न्यूज आ गया तो पुट के प्रीमियम ऑलरेडी कम है, फ्यूचर और ज्यादा टूटेगा, ज्यादा शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। लेवल्स पे आते हैं डिस्कशन के लिए, ठीक है। आज का जो हाई है 24,130, ये लेवल पकड़ लीजिए, एंड डाउन साइड में आप पकड़ लीजिए 24,060 का लेवल। 24,060 के नीचे मार्केट 23,980 तक का फर्स्ट लेवल, ठीक है, 23,980, और उसके बाद 23,900 सेकंड लेवल आपको मार्केट मूव दे सकता है। पर 23,130 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 24,200 फिर 24,280 मार्केट आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, ठीक है। निफ्टी बैंक में आते हैं आपके 56,200 नीचे में एंड 56,400 ऊपर में। आज दोनों बार वहीं पे मार्केट अंडर लिया है। 56,400 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है 56,700 फर्स्ट लेवल, उसके बाद 56,900 सेकंड लेवल आपको देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में 56,200 के नीचे 56,000 तक तो इजी मूव है, बट 56,000 नहीं तोड़ा तो दिक्कत है, और 56,000 तोड़ दिया क्योंकि आज एक बार टेस्ट हो चुका है, कल अगर तोड़ दिया तो 5750 तक का सेकंड लेवल बनता है। इसका ऑप्शन चेन में चलता है। अब देखिए इसके प्रीमियम्स कैसे हो गए, 56,200 पे 350 एंड 170 एंड 300 पे
300 एंड 280, यानी कि जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी 120 पॉइंट पॉजिटिव में है। तो ऑलरेडी अगर कोई चीज 120 पॉइंट पॉजिटिव में है तो उसमें आप क्या करेंगे? ऑलरेडी वो प्रीमियम बहुत हाई है ना, तो कर क्या सकते हैं? सोच के देखिए, 120 पॉइंट ऑलरेडी फ्यूचर पॉजिटिव में, तो अगर कोई बहुत गुड न्यूज आ गया तब तो ठीक है, और नहीं तो क्या होगा, स्पॉट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फ्यूचर ऊपर ही नहीं जाएगा, कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, मार्केट साइडवेज करके वहीं खत्म कर देगा। यही कल सबसे आइडियल सिचुएशन बैठ के आ रहा है, ये सिचुएशन को देखते हो। देखते हैं मिड कैप में आते हैं। मिड कैप बहुत बुलिश हुआ था, जब तक कल मार्क कर लीजिएगा 13900 के नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव बायस मत लीजिएगा। बुलिश बायस चल रहा है, इसमें चलने दीजिए। 13900 के नीचे जाएगा तो 13840 फर्स्ट लेवल, 800 सेकंड लेवल आपको देखने को मिल सकता है। जब तक ये नहीं हो कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका ऑप्शन चेन अगर देखेंगे तो कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट निकल के नहीं है, क्योंकि ओआई बहुत ज़्यादा नहीं है, ओआई थाउजेंड्स में ही है, लैक्स में आपको सिर्फ यहाँ पे दिखेगा 3900 पे, वो भी 97 पॉइंट प्रीमियम का, मतलब 30-35 पॉइंट वहाँ पे प्रीमियम का एडवांटेज है, जो कि एडवांटेज मॉर्निंग में ही खत्म हो जाएगा। तो डीके जितना मिलना है मिल गया, उसके बाद क्या ही करेंगे, राइट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, इस ग्रुप के ज्वाइनिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो आज मैं 50% ऑफ रख दूंगा एनुअल प्लान पे, जिसको ज्वाइन करना है कर लेगा। और नैस्डैक पे कैसा है कि QQQ 664 का ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन वगैरह का ध्यान रखिएगा, क्रूड एंड गोल्ड के लेवल मैंने बताया ही, ध्यान रखिए, अकॉर्डिंगली प्लान करिए, प्ले करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।